गुड मॉर्निंग। कल की जो क्लास रही, उस कल की क्लास के अंतर्गत हमने पढ़ा कि जो वेदरिंग है, उस वेदरिंग का अर्थ क्या है, क्या डेनोटेशन होता है, डिसइंटीग्रेशन क्या होता है, डिकम्पोजिशन क्या होता है, किस प्रकार से ये अपरदन यानी इरोजन से अलग है और क्या-क्या इसकी परिभाषाएं दी जा सकती है। आज की जो क्लास रहेगी, इसी चैप्टर को हम आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे कि जो वेदरिंग की जो प्रोसेस होती है, उसको कौन-कौन से तत्व प्रभावित करते हैं, यानी वेदरिंग होगा, कितना होगा और कैसे होगा, तो उसे प्रभावित करने वाले, उसको कंट्रोल करने वाले फैक्टर्स कौन-कौन से हैं, जो वेदरिंग को कंट्रोल करते हैं कि वेदरिंग ज़्यादा होगा या कम होगा। सबसे पहले इसी ग्रुप में हम सबसे पहले देखते हैं चट्टान का संगठन। तो अपक्षय को नियंत्रित करने वाले कारकों में सबसे पहला जो कारक है वो संगठन और संरचना। चट्टान कैसी है, ये काफी मायने रखता है कि चट्टान आसानी से टूटेगी या नहीं टूटेगी। तो अपक्षय का प्रमुख जो रूप है, जो चट्टान में विघटन तथा वियोजन, हमने देखा है कि या फिर तो उसका डिसइंटीग्रेशन होगा या फिर हम कह सकते हैं कि उसका डिकम्पोजिशन होगा। तो जो चट्टानें कमजोर होगी, असंगठित होगी, उसकी जो अणु है वो काफी बिखरे हुए होंगे, तो वो आसानी से टूट जाएगी और बिखर जाएगी। उदाहरण के तौर पर दिया गया है कि जैसे कि रंध्रपुर यानी रंध्र यानी ऐसे छेद यानी सूक्ष्म से छेद उसके अंतर्गत हो, यानी उसका ना रंध्र का अर्थ होता है छेद, और छेद वाली जो चट्टानें होती हैं, अब छेद वाली चट्टान है या नहीं कैसे पता लगाएंगे? ये रंध्रपूर्ण या उसे हम लीकी कह सकते हैं, घुलनशील, जो आसानी से डिजोल्व हो सकती है, जिसका सोल्यूशन बनाया जा सकता है। तो ऐसे खनिजों वाली जो चट्टानें होती है, तो उसमें चूना पत्थर होता है और डोलोमाइट होता है, और दोनों में ही रासायनिक अपक्षय यानी केमिकली वेदरिंग जो होता है काफी तेजी से संपन्न होता है। तेजी से किस प्रकार से होगा कि जब जो पानी है या पानी के संपर्क में ये चट्टानें आएगी, तो पानी वो आसानी से घुल जाएगी। इसी प्रकार से चट्टानों की परत की जो स्थिति का प्रभाव भी अपक्षय की सक्रियता पर पड़ता है कि जो अपर लेयर है वो किस प्रकार की है, या जो लेयर है वो वर्टिकली है या हॉरिजेंटली है। तो हम बात करें कि जिन चट्टानों की जो परतें होती हैं, यानी जो उसकी जो लेयर होती है वो लंबवत होती है या वर्टिकली होती है, यानी जो चट्टान है वो इस प्रकार से लंबी फैली हुई है, इस प्रकार से उसमें लेयर पाई जाती है, या फिर लेयर हो सकती है इस प्रकार से हॉरिजेंटल। तो हॉरिजेंटल ना होकर इसको हम कहेंगे हॉरिजेंटल यानी क्षैतिज, और इस प्रकार की जो लेयर सिस्टम होगा उसे कहेंगे हम वर्टिकल। तो वर्टिकल लेयर्स होती है, तो उस स्थिति में जब ताप की भिन्नता यानी टेम्परेचर का जो वेरिएशन है, या जो फ्रॉस्ट है, तुषारपात, बर्फ गिरती है, बर्फ जमती है, पिघलती है, जल और हवा का प्रभाव सीधा होने लगता है। अब सीधा किस प्रकार से होता है कि इस प्रकार की जो लेयर होती है आसानी से उसके अंदर पानी प्रवेश कर जाता है। बीच की लेयर है उसके अंदर पानी अंदर प्रवेश कर गया, यहाँ पर प्रवेश कर गया, यहाँ पर भी प्रवेश कर गया। लेकिन अगर हॉरिजॉन्टली है तो इसके बीच में पानी घुसने की जो संभावना है थी थोड़ी न के बराबर होती। इसी प्रकार जिन चट्टानों में परतों की जो स्थिति है वह लंबवत है, तो हमने कहा कि ताप की भिन्नता, तुषारपात और जल का प्रभाव शीघ्रता से होता है और चट्टान आसानी से ढीली हो जाती है, कमजोर हो जाती है। लंबवत स्तर होने के कारण, उसके टूटने के कारण, और दूसरा जब लंबवत इस प्रकार से फैली हुई है तो जब भी टूटेगी तो टूटकर आसानी से ग्रेविटी के कारण आसानी से नीचे की ओर खिसक जाएगी, तो उसका अपक्षय या बिखराव जल्दी हो जाता है। अगर दूसरी तरफ हम बात करें कि जो चट्टानें क्षैतिज है, हॉरिजॉन्टली है, तो उसमें संगठन, उनका कंपोजिशन जो रहता है वो काफी मजबूत रहता है, तो उसका डिसइंटीग्रेशन या डिकम्पोजिशन आसानी से नहीं हो पाता। अगर वो टूट भी जाती है तो अपनी जगह से हट नहीं पाती। तो ऐसी स्थिति में वो हॉरिजॉन्टली जो चट्टानें होती हैं वह टूटकर बिखरती नहीं। टूटकर नहीं बिखरती है इसका मतलब वेदरिंग नहीं हो रहा है।
फिर हम बात करते हैं कि चट्टानों की संधियों संधियों का अर्थ होता है जॉइंट्स। जो चट्टान है, जो रॉक्स है, उनकी जो जॉइंट्स है, उसमें यांत्रिक अपक्षय का प्रभाव सर्वाधिक रहता है। यांत्रिक यानी मैकेनिकली जो वायरिंग होता है, वो काफी मजबूत होता है। अब कैसे होता है इसको जान लीजिए कि जहाँ पर जॉइंट्स अधिक पाए जाते हैं चट्टानों में, ऐसे चट्टानों में जब शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होते हैं, जो ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर टेम्परेचर काफी कम भी हो जाता है, तो बढ़ भी जाता है। ऐसी स्थिति में वहां पर बर्फ जमता भी है, तो वहां पर जब फ्रॉस्ट की प्रोसेस होती है, तो फ्रॉस्ट होने के कारण वहां पर संकुचन कॉम्प्रेशन होता है, यानी जो चट्टान है वो मूल रूप से सिकुड़ती है, और जब ताप बढ़ता है तो वो फैलती है। तो इस प्रकार से फैलने तथा सिकुड़ने से वो चट्टान टूटकर बिखर जाती है, तो उसका विघटन हो जाता है। इसी प्रकार से जो काफी वार्म रीजन्स हैं, उस वार्म रीजन में जो टेम्परेचर का जो वेरिएशन है, कि रात का जो टेम्परेचर रहता है वो काफी कम हो जाता है, और दिन का टेम्परेचर 42 डिग्री सेंटीग्रेड से भी अबव हो जाता है। तो इस प्रकार से जो जॉइंट्स वाली जो रॉक्स है, उसमें फैलाव होता है, वो फैलती है और सिकुड़ती है, फैलती है, सिकुड़ती है, और अंततः फाइनली वो टूटकर बिखर जाती है। अपक्षय का जो दूसरा जो कारक है, वह है स्थल के ढाल का स्वभाव, यानी जो लैंड एरिया है, जो सरफेस है, उसका स्लोप कैसा है। अगर स्लोप ज्यादा होगा तो हमने कहा कि यांत्रिक मैकेनिकली जो वाइबिंग होती है, और उससे जो चट्टान टूटकर बिखरती है, जो टूटा हुआ जो टुकड़ा जो बिखर गया, मूल चट्टान से अलग हो गया, वह अपने स्थान को छोड़ेगा कैसे, मूव कैसे करेगा। तो यदि चट्टान जो है उसका ढाल खड़ा है, ढाल खड़ा मतलब हम कह सकते हैं तो ये ढाल है, एक कहे हम ये ढाल है, और एक कहे हम ये ढाल है, तो सबसे ज्यादा मूवमेंट कहाँ होगी, इस पे सबसे ज्यादा मूवमेंट होगी, यानी यहाँ पर सबसे ज्यादा मूवमेंट देखने को मिलेगी, क्योंकि ये ढाल अधिक है। तो यहाँ पर कोई टुकड़ा टूटेगा तो वो टूटकर आसानी से उस मूल स्थान को छोड़कर नीचे चला जाएगा। तो ढाल अधिक है तो चट्टानें टूटकर बिखर कर आसानी से नीचे सरक जाती है। नेक्स्ट जो कारक है अपक्षय का, वह है जलवायु में विभिन्नता। अब जलवायु किस प्रकार से प्रभाव डालती है, तो हमने कहा कि जलवायु की विभिन्नता का अर्थ होता है कि उदाहरण के तौर पर डायरेक्टली हम समझ लेते हैं कि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, यानी जो ट्रॉपिकल रीजन है, अब ट्रॉपिकल रीजन में उसके आर्द्र भाग, आर्द्र का अर्थ होता है ह्यूमिड रीजन्स। अब ह्यूमिड रीजन्स कहाँ होंगी, तो हम अगर फाइनली देखें तो हमारा जो इक्वेटर जहां जहां से पास होता है, नेचुरली वहां पर वार्म रीजन रहेगा, ट्रॉपिकल रीजन रहेगा, सन रेज डायरेक्टली वहां पर आएगी, और वहां पर इवेपोरेशन ज्यादा होगा, क्योंकि बेसिकली जहां जहां से हमारा इक्वेटर पास होता है, उन सभी जो रीजन्स है, उनके ठीक नीचे वाले भाग में ओशन एरिया ज्यादा है। ओशन रीजन ज्यादा है, सन रेज डायरेक्टली आ रही है, इवेपोरेशन यानी वाष्पीकरण की जो प्रक्रिया है वो ज्यादा होगी, तो हवाएं ऊपर उठेगी, गर्म होकर ऊपर उठेगी, वो जल वाष्प के रूप में। अब वो जैसे जैसे ऊपर जाएगी ठंडी होगी, ठंडी होने के बाद वापस बारिश करेगी। तो ऐसी स्थिति में वहां पर बारिश बहुत ज्यादा होती है, और बारिश जब ज्यादा होता है तो उन क्षेत्रों में अब पानी और चट्टान के अंदर ऑलरेडी जो मेटल्स है, जो खनिज पदार्थ है, वो दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं, तो वहां पर केमिकली वेदरिंग ज्यादा होता है। पानी पानी के साथ दूसरे सल्फर मिल गया, पानी के साथ कार्बन एक्शन कर रहा है, पानी के साथ ऑक्सीजन एक्शन कर रहा है, फाइनली जो रॉक्स है वो टूट जाएगी, बिखर जाएगी। तो वहां पर हमें देखा है कि वहां पर आर्द्रता भी देखने को मिलेगी, नमी या ह्यूमिडिटी ज्यादा देखने को मिलेगी,
वहीं आपको टेम्परेचर भी अधिक देखने को मिलेगा। यही कारण है कि इस प्रकार के लवण के अपक्षालक कार्य यानी लीचिंग एक्शन होगी और वे पदार्थ जो घुल सकते हैं पानी के साथ वे घुला लिए जाएंगे। यानी वाटर के साथ चट्टान के ऊपर पानी गिरा, अब पानी अब चट्टान के अंदर कौन कौन से तत्वों को अपने साथ घुला रही है और घुलाने के बाद वो उसको पदार्थों को उससे अलग करेगी। इस प्रकार की जो प्रोसेस होती है उसे लीचिंग कहते हैं। लीचिंग प्रोसेस को हम वॉशिंग या ड्रेनिंग बाय परकोलेशन भी कह सकते हैं, यानी वो घोलने का काम करती है। तो इस प्रकार से धरातलीय भागों में रासायनिक अपक्षय द्वारा अपक्षालन तथा घोलन सॉल्यूशन अधिक अधिक होता है। ऐसे क्षेत्रों में यहाँ पर यांत्रिक अपक्षय नगण्य होता है। अब यह मैकेनिकली जो वेदिंग है वो अलग एक कम होगा, उसके पीछे कारण है कि यहाँ पर नमी ज्यादा है, तो नमी ज्यादा होने के कारण यहाँ पर जो धूल के कण हैं या पत्थरों के जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर लुढ़कने की जो प्रक्रिया है कम रहेगी। इसके विपरीत अगर हम बात करें, जो क्षेत्र वार्म है, कुछ ड्राइड है, मरुस्थलीय क्षेत्र है, वहां पर यांत्रिक अपक्षय अधिक होगा। यानी वेदरिंग की अगर बात करें तो वेदरिंग के अगर कहें कि केमिकली जो वेदरिंग है, रासायनिक अपक्षय कहाँ होगा, तो रासायनिक अपक्षय ऐसे क्षेत्रों में होगा जहां पर बारिश ज्यादा होती है। वहीं दूसरे स्थान पर अगर हम कहें कि मैकेनिकली जो वेदरिंग कहाँ होगा, वो आपके वार्म रीजन में होगा, डेजर्ट रीजन में होगा। क्यों होगा? क्योंकि इन भागों में जो चट्टानी भाग है, दिन में तापमान अधिक होता है, रात में कम हो जाता है। इस प्रकार से दिन में चट्टानें फैलती हैं तापमान अधिक होने के कारण, और रात में संकुचित हो जाती है, कंप्रेस हो जाती है। जिस प्रकार से मैं बॉटल का उदाहरण देता हूँ मैं बार-बार, कि हम डीप फ्रिज में वाटर की बॉटल को भर देते हैं। पानी को भर के रख दीजिए, सुबह उठकर देखेंगे कि बॉटल की जो साइज़ है वो इंक्रीज़ हो गई। पानी वापस पिघलेगा, बॉटल की जो साइज़ है वो एकदम कम हो जाएगी। तो बॉटल की जो साइज़ है बढ़ती है, कम होती है, क्यों? क्यों टेम्परेचर वहाँ पर रिएक्ट करता है। इस प्रकार से लगातार फैलने, सिकुड़ने से वो आसानी से टूट जाती है। इसी प्रकार से जो शुष्क शीतोष्ण यानी जो टेम्परेट रीजन है, वहां पर भी आपको रासायनिक अपक्षय की तुलना में यांत्रिक अपक्षय अधिक देखने को मिलेगा। क्योंकि ऐसे जो स्थान होते हैं उनमें दिन में जो चट्टानों की जो क्रैक है, उन क्रैक में चट्टानों के फटन यानी क्रैक्स, उनकी जो दरार है, उन दरारों के जो जॉइंट्स है, उसमें दिन में जब बर्फ पिघलता है तो पानी उन जॉइंट्स में चला जाता है, और रात में वही पानी जो जॉइंट्स में चला गया है वह ठोस हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि वो बर्फ जम जाता है। अब बर्फ में जब बदलेगा तब उसकी डेंसिटी चेंज हो जाएगी, उसका आयतन बढ़ जाएगा, उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। ऐसी स्थिति में दिन में वापस पिघलना, रात में वापस जमना, और चट्टान आखिर टूट जाएगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, वेदरिंग पर वेजिटेशन का क्या प्रभाव रहता है। वेजिटेशन किस प्रकार से प्रभावित करते हैं? वेजिटेशन से जो कवर्ड एरिया होता है, देखिएगा कि जो जड़ें होती हैं, तो वनस्पति की जो जड़ें होती हैं वो चट्टाने को होल्ड करके रखती है, उसको जकड़े रखती है। इसलिए चट्टान जो है काफी संगठित, उसका जो कंपोजिशन है वो काफी मजबूत रहता है। इसी प्रकार से जब वेजिटेशन से जो कवर्ड एरिया है वहां पर सनरेज या जो इंसुलेशन है, इंसुलेशन का प्रभाव भी वहां पर कम रहता है। जो वनस्पति यानी जो पेड़ों की छांव के नीचे की जो चट्टानें होती हैं उस पर इंसुलेशन का प्रभाव नहीं होता। तो जहां पर वनस्पतियां ज्यादा पाई जाती हैं वहां पर अपक्षय काफी कम होता है, और जो खुला क्षेत्र है जहां पर वनस्पतियां नहीं पाई जाती हैं तो वहां पर अपक्षय अधिक। लेकिन यहाँ पर भी मतभेद है कि वनस्पतियों की जो जड़ें हैं उसमें भी कई प्रकार के कीड़े मकोड़े होते हैं।
चूहा देख लीजिए या किसी प्रकार से हम बात करें, जो मकोड़े होते हैं, चींटियाँ होती हैं, वो चट्टानों में छेद करके निकल जाती हैं। उसने अंदर ही अंदर बहुत सारी गुफाएँ बना दी। ऐसी स्थिति में आखिर वो कमज़ोर हो जाएगी और धीरे-धीरे में टूट जाएगी, तो डिकम्पोज़ हो जाएगी। तो इस प्रकार से जो वृक्षों की जो जड़ें हैं, वह भी चट्टानों में प्रवेश करती हैं, उसका डायमीटर बढ़ता है। चट्टान जैसे-जैसे पेड़ बड़ा होगा, जो जड़ है उसका डायमीटर बढ़ेगा और जैसे-जैसे बढ़ेगा, उसके जो जॉइंट्स हैं वो खुलते रहेंगे, जॉइंट्स इंक्रीज़ होंगे, तो बड़े जॉइंट्स हो जाएँगे, धीरे-धीरे और बढ़ते जाएँगे और आखिरकार वो चट्टान टूटकर बिखर जाएगी। तो इस प्रकार से विभिन्न ये ऐसे कारक हैं, फैक्टर्स हैं, जो अफ़ेक्ट करते हैं वेदरिंग की प्रोसेस को। धन्यवाद।